पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फर्स्ट फिजिक्स लेक्चर ऑफ क्लास 11। आज से हम फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बट बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें पूरे साल इस पूरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है एंड व्हाट बेसिकली फिजिक्स इज। If we start from the very basic concept, तो आपका level of understanding better रहेगा and you will enjoy the subject। तो सबसे पहले ये अगर आपसे basic physics का definition पूछा जाए तो ये almost everyone knows that physics is a branch of science. It is a trait of science. Physics, chemistry, biology, geology, इस तरह के बहुत सारे traits हैं science के, जिसमें से physics is one of the traits। अब बच्चों, science क्या है? Science, I have written, is derived from a Latin word called scientia, and the literal meaning of scientia is to know. So science is an art to know. But what is physics? Physics is a branch of science which deals with the nature and all the natural phenomena. Since the inception of human race, हम लोग हमेशा से बहुत ही inquisitive और curious रहे हैं about the natural phenomena जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। इनिशियली शुरू के 400-500 साल तक वी हैव ऑलवेज बिलीव दैट दीज आर ऑल नेचुरल फिनोमिना जो एक सेट पैटर्न पे हो रहे हैं, बट वी वर अनएबल टू डिकोड दैट पैटर्न। हम ये समझ नहीं पाए। मैं बिल्कुल इनिशियल रेस की बात कर रहा हूं, जब ह्यूमंस इवॉल्व हुए तो वी जस्ट एक्सेप्टेड इट दैट नेचर ऐसा कर रहा है। बट स्लोली एंड स्टेडली व्हेन वी ऑब्जर्व द पैटर्न इन दीज नेचुरल फिनोमिना, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ हो रही थी ये सब एक सेट पैटर्न पे हो रही थी। फाइन, तो वहां से ह्यूमन ब्रेन वाज इनक्विजिटिव एंड इट डिसाइडेड टू डिकोड दीज पैटर्न्स। हमने सोचा कि वी शुड फाइंड द रीजन बिहाइंड दिस पैटर्न, वी शुड डिकोड दिस पैटर्न। वहां से जिस ब्रांच ऑफ साइंस का शुरुआत हुआ, इंसेप्शन हुआ, दैट वाज फिजिक्स। अब फिजिक्स के अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूं तो physics is derived from a Greek word physis, and the meaning of physis is nature. That means physics is strictly मैं nature की science में देखूंगा। मैं natural phenomena को decode करने की science को या natural phenomena को जानने की science को physics बोलता हूं। फाइन, तो ये बच्चों physics है जो हमें पढ़नी है। अब अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो हमारी फिजिक्स 5 बेसिक थ्योरीज पर बेस्ड है। पूरी फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं 11, 12, जेई, नीट, जहां पे भी आपने पढ़नी है, फिजिक्स बेसिकली 5 थ्योरीज पर ही बेस्ड है। छठी कोई भी थ्योरी नहीं है। फाइन, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, दीज आर द 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जिसमें से जो पहली ब्रांच है दैट इज मैकेनिक्स। दिस इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स या फर्स्ट सब पार्ट दैट वी हैव टू स्टडी इन फिजिक्स। अब मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स का लिटरल मीनिंग है मोशन। तो नेचर में हर वो चीज जो मूव कर रही है उसकी साइंस जब मैं पढ़ता हूं तो मैं उसको एज अ मैकेनिक्स पढ़ता हूं। अच्छा, मोशन, जैसे ही हम मोशन की बात करते हैं, हम सभी लोग हाई स्कूल तक फिजिक्स पढ़ के आए हैं। ऑब्वियसली अगर आप 11th में हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपने साइंस लिया है, फिजिक्स आप पढ़ के आए हो। जैसे ही फिजिक्स आपके दिमाग में आता है, सबसे पहले आपके जहन में न्यूटन, इनका नाम आता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो जितना भी मोशन है वो सब हमें मैकेनिक्स में पढ़ना है। फाइन, इसीलिए हम इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। सेकंड इज थर्मोडायनेमिक्स। जितने भी बच्चों टेम्परेचर रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी बॉडी का टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, ये सब मैं थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में पढ़ूंगा। द थर्ड ब्रांच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मेरे को क्या पढ़ना है? मेरे को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सभी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती हैं। द फोर्थ एंड अ वेरी पॉपुलर वन दीज डेज इज
रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी की बात जैसे ही करते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आइंस्टाइन का नाम आता है और द वेरी फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन। बट यहां पर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, आइंस्टाइन ऑलवेज वांटेड हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू बी कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनवेरियंस। ध्यान रखेंगे, इनवेरियंस। आगे जब आप मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिविटी पढ़ोगे तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ रिलेटिविटी एंड इनवेरियंस आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। इनवेरियंस का लिटरल मीनिंग क्या है बच्चों? इनवेरियंस का लिटरल मीनिंग है कोई भी ऐसी चीज जो वेरिएट ना करे। अगर वेरिएट नहीं कर रही है दैट मींस इट इज कांस्टेंट, राइट? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम कांस्टेंट और वेरिएशंस इनके बारे में पढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूं, इफ टू ऑफ यू आर साइक्लिंग साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड, वन ऑफ द पर्सन इज साइक्लिंग एट अ हायर रेट। ये ए है, ही इज मूविंग, दिस इज बी, ही इज मूविंग। अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो व्हेनेवर बी विल लुक एट ए, ही विल फाइंड दैट ए इज एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ ए का पोजीशन भी बिल्कुल वैसे ही बदल रहा है जैसे बी का पोजीशन बदल रहा है। तो ए के लिए बी हमेशा स्टेशनरी होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बोलूं कि ए एक डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या मैं आपको बोलूं वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली आप जब भी देखोगे आपको लगेगा कि देयर इज इंडीड अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। यहां से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही हम बहुत सारे हाई स्पीड पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। द लास्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म इज द क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? सिंस मैकेनिक्स है दैट मींस मोशन, क्वांटम मींस सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम नॉर्मली विजुअलाइज नहीं कर सकते, उनका मोशन कैसे मैटर को इफेक्ट कर रहा है, ये ब्रांच होती है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। फाइन, तो ये 5 चीजें बेसिकली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब बच्चों जैसे ही हम फिजिक्स की बात करते हैं, हम नेचर की बात करते हैं, जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग को स्ट्राइक करती है वो है फोर्स। आपने अभी तक जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है, मोर और लेस हर जगह you have encountered this term force. So before studying physics in a broader sense, it is very important to understand कि force कौन कौन से हैं मेरे नेचर में जो मुझे फिजिक्स में पढ़ने हैं। तो बेसिकली फिजिक्स में मैं 5 तरीके के फोर्सेस पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। द वेरी फर्स्ट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अच्छा, इन सभी फोर्सेस के बारे में डिटेल में हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे जैसे मेरा सब्जेक्ट एडवांस होता जाएगा हम इन फोर्सेस के बारे में और डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी जस्ट आपको ये ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, फाइन, या हमारे नेचर में फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो द वेरी बेसिक फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम में से सभी लोगों ने ये फोर्स पढ़ा है। ये स्मॉल जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। We all know that Earth attracts everybody towards its center. तो ये जो फोर्स है दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अलग से चैप्टर है 11th में फिजिक्स में, वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मेरे लिए इतना जानना जरूरी है दैट इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है ना। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाई लॉन्ग रेंज फोर्स? लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब ये छोटे से छोटे डिस्टेंस से शुरू हो सकता है और इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता है। मतलब अगर मैं बोलूं एक स्टार या मून जो कि मुझसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, बट सिंस मेरे ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, तो इंडीड मेरा मून और मेरा अर्थ भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही रहे होंगे। दूसरी खास बात इस फोर्स में है, दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। Gravitational force is always an attractive force and it is the weakest force that we observe in the nature. सबसे कमजोर फोर्स है, ध्यान रखेंगे। MCQs में अक्सर आपसे पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दिया जाता है द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर इज, तो उसमें एक ऑप्शन हमारा द वीक फोर्स भी होता है, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है वीक फोर्स, ऑल्दो नाम में वीक है, बट इट इज नॉट द वीकेस्ट फोर्स।
द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे फोर्स पे, दैट इज वीक फोर्स. दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स. शॉर्ट रेंज का मतलब ये दो पार्टिकल्स के बीच में तभी एग्जिस्ट करेगा बच्चों जब उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा. इट्स अ वेरी लेस डिस्टेंस, एंड despite being a weak force, it is still 10 to the power 25 times stronger than the gravitational force. अब इस फोर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, देयर इज अ स्पेशल एलिमेंट्री क्लास ऑफ पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं लेप्टॉन्स. इसको नोट कर लेंगे. नॉर्मली वीक फोर्स लेप्टॉन्स के इंटरेक्शन पे ही मेरे को पता चलता है. लेप्टॉन्स में क्या आता है? दे कैन बी इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन बी many एंटी पार्टिकल्स. ये आप 12th में देखोगे पार्टिकल एंटी पार्टिकल थ्योरी में. अभी आपको बस इतना जानना है कि लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री क्लास ऑफ पार्टिकल्स जिनके बीच में ये वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. द थर्ड क्लास इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फाइन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये फोर्सेस मेरे चार्ज की वजह से आते हैं. अगर बॉडीज चार्ज्ड हैं, अब चार्ज कैसे होती है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमारे 12th में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. वहां पर हम डिटेल में चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे. फाइन. दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द वीक फोर्सेस, and the data says that they are approximately 10 to the power 36 times stronger than the weak force. The last class is the nuclear forces. Up nuclear forces, again they are short ranged forces. They exist for a very small distance. Although technically speaking मैं बोलूंगा कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है, तो it might sound that they will be very weak, but in fact nuclear forces are the strongest forces that we observe in nature. Strongest forces. तो यहां पर देखिए मेरे को दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए. पहला, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस एंड द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्सेस. तो यहां पर मेरे दो एमसीक्यू बनते हैं या वन लाइन के क्वेश्चंस बनते हैं. द वीकेस्ट फोर्सेस इन द नेचर आर the gravitational forces. The strongest forces in the nature are the electromagnetic forces. Which force arises because of charge? Electromagnetic force arises because of charge. Which force arises because of mass? Gravitational force arises because of mass. ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे. ठीक, तो अब मेरे को ये पता चल गया कि फिजिक्स में मेरे को फोर्स पढ़ना है. फाइन, डन. फिजिक्स क्या है? साइंस है, जानना है किसको? नेचर को. बट क्वेश्चन ये आता है, शुरू कैसे करें? भाई इट्स ओके दैट आई हैव टू डिकोड इन द नेचुरल फिनोमिना, बट वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम? मैं ये डिकोडिंग स्टार्ट कहां से करूं? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट यू हैव टू स्टडी, एंड द चैप्टर्स नेम इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से मैं फिजिक्स को पढ़ना शुरू करता हूं. तो चलिए अब देखते हैं ये मेजरमेंट क्या है. अब मेजरमेंट पढ़ने से पहले हमें एक टर्म बहुत ध्यान से पता होना चाहिए, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? देखिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए आई नीड सम स्टैंडर्ड्स. कुछ मेरे को क्वांटिटीज चाहिए जिनको मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा, जिनके टर्म्स में मैं चीजों को मेजर करूंगा. तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें मैं फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करूंगा, वो स्टैंडर्ड्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज. लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये सब वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो पैरामीटर्स हैं जिनमें मैं फिजिक्स के लॉज को आगे जाके डिफाइन करने वाला हूं. खास बात यह है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी मेजरेबल. अब मेजरेबल शब्द आते ही सबसे पहली चीज, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? मुझे फिजिक्स पढ़ने के लिए ये मेजरमेंट शब्द से ही क्यों शुरू करना पड़ा? तो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद अ वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल. आजकल आप सभी लोग देख रहे हैं द फ्यूल प्राइसेस हैव, यू नो, दे आर टचिंग स्काई. बहुत महंगा हो गया है पेट्रोल एंड डीजल. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सम मिस्टर एक्स, और ये भी इट इज अ जनरल प्रैक्टिस कि
भाई ये हमारा मानना है कि पेट्रोल पंप्स पे दे जो चोरी करते हैं पेट्रोल, तो ऑफ लेट इट हैज बिकम ए हैबिट ऑफ हम जाते हैं और बोलते हैं स्कूटी पे सर 110 रुपए का पेट्रोल डाल दो। अर्लियर इट वाज लाइक कि हम 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 300 ऐसे भरवाते थे, बट अभी समवन हैज टोल्ड अस कि नहीं भाई, होल नंबर पे दे सेट द मीटर्स, तो व्हाट वी डू इज कि हम कहते हैं सर भैया 120 रुपए का पेट्रोल डाल दो, राइट? ऐसा होता है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, इस समय प्रिवलेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जाते हैं फ्यूल पंप पे एंड ही गिव्स दी वेंडर 120 रुपीज, 120 रुपए देता है और बोलता है भैया 120 रुपए का पेट्रोल मेरी बाइक में, मेरे एक्टिवा में डाल दो। फाइन। अब 120 रुपए देने के बाद भी मिस्टर एक्स पेट्रोल टैंक का मीटर देखते हैं। ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है, हम देखना चाहते हैं कि कितना पेट्रोल मिल रहा है 120 रुपए में। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि 120 रुपए में मेरे को मिला, फॉर एग्जाम्पल से मेरा पेट्रोल का मीटर रीड किया 1.20 फॉर एग्जाम्पल, फाइन, 1.20 लीटर्स। अब लीटर अभी देखते हैं क्या है। तो 120 रुपए में मेरे को 1.2 लीटर्स पेट्रोल मिला। अब ये जो 1.20 लीटर आया, ये जो 1.20 क्वांटिटी है, ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है। 120 रुपए देने के बाद मुझे इस मेजर्ड वैल्यू के बराबर पेट्रोल मिला और साथ में जो लीटर अटैच्ड है, दिस इज द यूनिट। ठीक है ना? तो 1.20 में 1.20 मेरी क्वांटिटी हुई एंड लीटर इज माय यूनिट। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं मेजरमेंट करना चाहता हूं या मैं कोई क्वांटिटी को मेजर करना चाहता हूं तो मेरे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं। सबसे पहले मेरे को एक यूनिट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब अगर मैं पेट्रोल मेजर करना चाहता हूं तो आई कैन नॉट सेलेक्ट 6 kg। मैं जाके पेट्रोल पंप पे ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को 2 किलो पेट्रोल दे दो, नहीं कह सकता। तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस इन विच दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, राइट? मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को उस यूनिट में मेजर कर रहा हूं। अगर मैं कपड़ा लेने जाऊं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि गिव मी 2 लीटर्स ऑफ क्लॉथ। नो, लीटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज सम यूनिट एसोसिएटेड विद इट। आप समझ रहे हो? सीक्वेंस पैटर्न समझ रहे हो? हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, अटैच हो गया है। उस स्टैंडर्ड को जिसमें मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूं उसको मैं बोल रहा हूं यूनिट। और ये जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है, क्वांटिटेटिव मतलब वो जो नंबर मुझे मिल रहा है वो ही नंबर मेरा मेजरमेंट है उस फिजिकल क्वांटिटी का। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जैसे बहुत ये एरिया वाइज वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं आपको, आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो मैं आपको लखनऊ में की एक बेसिक ट्रेड बता रहा हूं कि जैसे हम लोग माला लेने जाते हैं तो कहते हैं भाई 2 बलिस्ता माला दे दो। अब वो कहता है कि कितना माला, कितना बड़ा माला दे दे। तो अभी जो माले वाला वेंडर है उसको नहीं मालूम, अब मैं उसको बोलूं 1 मीटर तो नो, तो हम लोग कहते हैं अच्छा छोटी मूर्ति है, अंदाजे से 1 बलिस्ता। बलिस्त इज लाइक you have to measure this length is 1 बलिस्ता। तो हम कहते हैं भाई 2 बलिस्ता माला दे दो, 1 and 2। तो वो क्या करता है, उसके पास इट हैज अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ माला गार्लेंड, और वो 2 बलिस्ता नापता है एंड काट के मुझे दे देता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लखनऊ का लोकल है, ऐसा बोला जाता है मंदिरों में या फॉर एवर एनी रिलीजियस प्लेस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यूएस चला जाऊं, वहां पे मैं किसी मंदिर में जाऊं और बाहर वेंडर से बोलूं भाई मेरे को 2 बलिस्ता माला दे दो, तो उसने तो नहीं समझ में आना, क्योंकि बलिस्ता इज नॉट अ स्टैंडर्ड। भाई वो मैं समझ रहा हूं, मेरा लोकल वेंडर समझ रहा है, मेरा लोकल ट्रेड समझ रहा है कि 2 बलिस्ता, या मैं कहता हूं ये इतना इतना माला दे दो, 1 हाथ के बराबर दे दो। तो ये तो यहाँ का लोकल स्टैंडर्ड हो गया ना, बट ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, है वाइडली एक्सेप्टेड है। हो सकता है मेरा यूके, लंदन में, यूएस में जहां मैं माला ले रहा हूं उसको समझ ही ना है, ठीक है ना? तो बात मैं लेंथ की ही कर रहा हूं, बट मैं एक लोकल स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बट अब जब मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो क्या ऐसा चलेगा कि लखनऊ में कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो कहे कि भाई मेरे को 5 मीटर दे दो, और कानपुर कह रहा हूं मैं, केरला जाऊं तो मैं बोलूं नहीं भाई यहाँ पे तो मैं लेंथ को केजी में नापूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल।
देयर हैज टू बी सर्टेन स्टैंडर्ड, सर्टेन रेफरेंस वैल्यू. तो मेजरमेंट इज नथिंग बट द मेथड ऑफ क्वांटाइजिंग द फिजिकल क्वांटिटी. जो फिजिकल क्वांटिटी मैं फिजिक्स में मेजर करना चाह रहा हूं, उसको क्वांटाइज करने के लिए मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक स्टैंडर्ड चाहिए. यहीं से इंसेप्शन होता है मेरे मेजरमेंट्स का, या फॉर दैट मैटर मेरे चैप्टर का, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स. अब मेरे को यूनिट तो समझ में आ गई, या फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो हमने क्या किया है, हमने कुछ क्वांटिटीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया. हमने कहा है कि कुछ क्वांटिटीज हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो फिक्स हैं, और बाकी फिजिक्स में मैं जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ूंगा सब इन्हीं से मिलके बनेंगी. जो मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका नाम है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये 7 मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो डिसाइड हो गई कि भाई मेरे को इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बाकी सब बनाना है. तो ये मेरा अब स्टैंडर्ड सेट हो गया है. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. लेंथ की यूनिट मैंने मान ली है, फॉर एग्जांपल से मीटर्स कर ली, मास की केजी, टाइम की सेकेंड, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल. तो ये मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ये मेरी फंडामेंटल यूनिट्स हो गई. फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा दीज आर माय फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सभी को याद रखनी पड़ेंगी. अब एक चीज और है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, किसी ने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो इनकी वैल्यूज भी तो, इनके मेजरमेंट्स भी तो प्री डिफाइंड होंगे. तो ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका होमवर्क है. आपको क्लास 11th में ऑब्वियसली यू हैव टू गिव योर एग्जाम्स इन योर कॉलेजेस. तो इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, बाकी सभी बुक्स में. तो यू हैव टू लर्न दोस डेफिनेशंस. ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इन डेफिनेशंस को मैं चेंज नहीं कर सकता, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकता. फाइन, अगर कहीं पर कोई स्टैंडर्ड कोट है तो इट हैज टू बी रिटन इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली. फाइन. इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, एक होती है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल. ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. एंगल्स की यूनिट होती है रेडियंस, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपने शुरू कर दी होगी. एंड सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियंस. अब ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज मोर और लेस आप जानते हो. सॉलिड एंगल के बारे में नहीं जानते हो तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आप सभी लोगों ने तरबूज देखा होगा. तरबूज, जो लोग तरबूज बेचते हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कि यहां से तरबूज काट के, एक हिस्सा काट के बाहर निकाले हैं. ठीक, तो तरबूज का ये जो हिस्सा है अपर सरफेस, ये एक सरफेस होगा. ये सरफेस तरबूज के सेंटर पे, जहां से मैंने इसको कट किया है, उस पर जो एंगल सबस्टेंड करेगा दैट विल बी सॉलिड एंगल. तो ये सॉलिड एंगल थोड़ा सा नया है आपके लिए. वैसे जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर तो वहां पर हम आपको सॉलिड एंगल के बारे में डिटेल में बताएंगे. अभी के लिए फिजिकली रिलेट करने के लिए मैंने आपको समझा लिया है. वाटरमेलन, तरबूज सभी ने देखा होगा, वेंडर काट के तरबूज रखते हैं ऐसे खोल के, तो जो काट के एक हिस्सा निकालते हैं वो पूरा सॉलिड होता है. सॉलिड है ना, अंदर से तरबूज आपका सॉलिड है. तो वो जो हिस्सा उसने निकाला, उसका जो टॉप सरफेस था, उसने उस सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड किया, दैट इज योर सॉलिड एंगल. राइट, फाइन. चलो, अब आपने देखा कि हर फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ एक फंडामेंटल यूनिट एसोसिएटेड है. तो अब यूनिट्स के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं. 4 बेसिक सिस्टम हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस एंड एसआई. ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं मेजरमेंट के. एमकेएस इज मीटर केजी सेकेंड्स, सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस इज फुट पाउंड सेकेंड
एंड SI इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट SI। नॉर्मली हम SI स्टैंडर्ड में ही यूनिट्स को लिखते हैं, वो अभी जैसे फोर्स में न्यूटन आ जाता है वगैरह वगैरह, एनर्जी में जूल आ जाता है। तो ये अभी हम जब डायमेंशनल में जाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस में, तो आपको क्लियर होगा। अब बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ने का मोटिव क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ने का मोटिव या फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ने का मोटिव ये है कि फिजिक्स में ड्यूरिंग द कोर्स हम जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलके बनी होंगी। 8वीं कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकती। आप कोई भी फॉर्मूला सोचो, हम अल्टीमेटली उस फॉर्मूले को इन्हीं फॉर्मूलेज में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर फोर्स की बात करें, सबसे कॉमन फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो फंडामेंटल यूनिट है मगर एक्सेलरेशन नहीं है, तो अभी मैं फर्दर इसको ब्रेक कर सकता हूं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी मास फंडामेंटल यूनिट है, टाइम फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है। अभी मैं फर्दर वेलोसिटी को कवर कर सकता हूं। क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए, मास फंडामेंटल यूनिट, डिस्प्लेसमेंट लेंथ फंडामेंटल यूनिट, टाइम टाइम फंडामेंटल यूनिट। तो मैंने क्या देखा? मैं फोर्स को ब्रेक कर रहा हूं। कब तक? जब तक वो टूट के फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं आ जाता। फिजिक्स में ऐसी कोई क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है जिनको मैं इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक ना कर सकूं। ये बिल्कुल थंब रूल है, और यही मेरा बेसिस भी है डायमेंशनल एनालिसिस का, जो मेरा सेकेंड चैप्टर होगा। राइट? वॉल्यूम की बात करिए, लेंथ इंटू लेंथ, सरफेस टेंशन की बात करिए, टेंशन की बात करिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, मैं अल्टीमेटली उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स में ब्रेक कर सकता हूं। राइट? अच्छा, अब जैसे ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी कुछ सब यूनिट्स भी हैं, तो वो आपने याद रखनी पड़ेंगी। जैसे पार सेकेंड है या लाइट ईयर है, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट इज ओवर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसको पढ़ने की जरूरत क्या थी। अब फॉर फाइनल एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट अस डू फ्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब मेजरमेंट पढ़ने से पहले हमें एक टर्म बहुत ध्यान से पता होना चाहिए, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? देखिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए आई नीड सम स्टैंडर्ड्स। कुछ मेरे को क्वांटिटीज चाहिए जिनको मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा, जिनके टर्म्स में मैं चीजों को मेजर करूंगा। तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें मैं फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करूंगा, वो स्टैंडर्ड्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो पैरामीटर्स हैं जिनमें मैं फिजिक्स के लॉज को आगे जाके डिफाइन करने वाला हूं। खास बात यह है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी मेजरेबल। अब मेजरेबल शब्द आते ही सबसे पहली चीज, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? मुझे फिजिक्स पढ़ने के लिए ये मेजरमेंट शब्द से ही क्यों शुरू करना पड़ा? तो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद अ वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल। आजकल आप सभी लोग देख रहे हैं, द फ्यूल प्राइसेस हैव, यू नो, दे आर टचिंग स्काई। बहुत महंगा हो गया है पेट्रोल एंड डीजल। फॉर एग्जांपल, देयर इज सम मिस्टर एक्स, और ये भी इट इज अ जनरल प्रैक्टिस कि भाई ये हमारा मानना है कि पेट्रोल पंप्स पे दे जो चोरी करते हैं पेट्रोल, तो ऑफ लेट इट हैज बिकम ए हैबिट ऑफ, यू नो, हम जाते हैं और बोलते हैं स्कूटी पे सर 110 रुपए का पेट्रोल डाल दो। अर्लियर इट वाज लाइक कि हम 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 300 ऐसे भरवाते थे, बट अभी समवन हैज टोल्ड अस कि नहीं भाई, होल नंबर पे दे सेट द मीटर्स। तो व्हाट वी डू इज कि हम कहते हैं सर भैया 120 रुपए का पेट्रोल डाल दो। राइट? ऐसा होता है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, इस समय प्रिवलेंट है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जाते हैं फ्यूल पंप पे एंड ही गिव्स द वेंडर 120 रुपीज, 120 रुपए देता है और बोलता है भैया 120 रुपए का पेट्रोल मेरी बाइक में, मेरे एक्टिवा में डाल दो। फाइन। अब 120 रुपए देने के बाद भी मिस्टर एक्स पेट्रोल टैंक का मीटर देखते हैं। ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है, हम देखना चाहते हैं कि कितना पेट्रोल मिल रहा है 120 रुपए में। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि 120 रुपए में मेरे को मिला, फॉर एग्जाम्पल से
मेरा पेट्रोल का मीटर रीड किया 1.20 फॉर एग्जाम्पल, फाइन, 1.20 लीटर्स। अब लीटर अभी देखते हैं क्या है। तो 120 रुपए में मेरे को 1.2 लीटर्स पेट्रोल मिला। अब ये जो 1.20 लीटर आया, ये जो 1.20 क्वांटिटी है, ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है। 120 रुपए देने के बाद मुझे इस मेजर्ड वैल्यू के बराबर पेट्रोल मिला और साथ में जो लीटर अटैच्ड है, दिस इज द यूनिट। ठीक है ना? तो 1.20 में 1.20 मेरी क्वांटिटी हुई एंड लीटर इज माय यूनिट। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं मेजरमेंट करना चाहता हूं या मैं कोई क्वांटिटी को मेजर करना चाहता हूं तो मेरे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं। सबसे पहले मेरे को एक यूनिट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब अगर मैं पेट्रोल मेजर करना चाहता हूं तो आई कैन नॉट सेलेक्ट 6 kg। मैं जाके पेट्रोल पंप पे ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को 2 किलो पेट्रोल दे दो, नहीं कह सकता। तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस इन विच दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, राइट? मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को उस यूनिट में मेजर कर रहा हूं। अगर मैं कपड़ा लेने जाऊं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि गिव मी 2 liters ऑफ क्लॉथ। नो, लीटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज सम यूनिट एसोसिएटेड विद इट। आप समझ रहे हो? सीक्वेंस पैटर्न समझ रहे हो? हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, अटैच हो गया है। उस स्टैंडर्ड को जिसमें मैं उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूं उसको मैं बोल रहा हूं यूनिट। और ये जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है, क्वांटिटेटिव मतलब वो जो नंबर मुझे मिल रहा है वो ही नंबर मेरा मेजरमेंट है उस फिजिकल क्वांटिटी का। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जैसे बहुत ये एरिया वाइज वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं आपको, आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो मैं आपको लखनऊ में की एक बेसिक ट्रेड बता रहा हूं कि जैसे हम लोग माला लेने जाते हैं तो कहते हैं भाई 2 बलिस्ता माला दे दो। अब वो कहता है कि कितना माला, कितना बड़ा माला दे दे। तो अभी जो माले वाला वेंडर है उसको नहीं मालूम, अब मैं उसको बोलूं 1 मीटर तो नो, तो हम लोग कहते हैं अच्छा छोटी मूर्ति है, अंदाजे से 1 बलिस्ता। बलिस्त इज लाइक यू नो यू हैव टू मेजर दिस लेंथ इज 1 बलिस्ता। तो हम कहते हैं भाई 2 बलिस्ता माला दे दो, 1 and 2। तो वो क्या करता है, उसके पास इट हैज अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ माला गार्लेंड, और वो 2 बलिस्ता नापता है एंड काट के मुझे दे देता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लखनऊ का लोकल है, ऐसा बोला जाता है मंदिरों में या फॉर एवर एनी रिलीजियस प्लेस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यूएस चला जाऊं, वहां पे मैं किसी मंदिर में जाऊं और बाहर वेंडर से बोलूं भाई मेरे को 2 बलिस्ता माला दे दो, तो उसने तो नहीं समझ में आना, क्योंकि बलिस्ता इज नॉट अ स्टैंडर्ड। भाई वो मैं समझ रहा हूं, मेरा लोकल वेंडर समझ रहा है, मेरा लोकल ट्रेड समझ रहा है कि 2 बलिस्ता, या मैं कहता हूं ये इतना इतना माला दे दो, 1 हाथ के बराबर दे दो। तो ये तो यहाँ का लोकल स्टैंडर्ड हो गया ना, बट ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। हो सकता है मेरा यूके, लंदन में, यूएस में जहां मैं माला ले रहा हूं उसको समझ ही ना है, ठीक है ना? तो बात मैं लेंथ की ही कर रहा हूं, बट मैं एक लोकल स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बट अब जब मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो क्या ऐसा चलेगा कि लखनऊ में कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो कहे कि भाई मेरे को 5 मीटर दे दो, और कानपुर कह रहा हूं मैं, केरला जाऊं तो मैं बोलूं नहीं भाई यहाँ पे तो मैं लेंथ को केजी में नापूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। देयर हैज टू बी सर्टेन स्टैंडर्ड, सर्टेन रेफरेंस वैल्यू। तो मेजरमेंट इज नथिंग बट द मेथड ऑफ क्वांटाइजिंग द फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी मैं फिजिक्स में मेजर करना चाह रहा हूं उसको क्वांटाइज करने के लिए मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक स्टैंडर्ड चाहिए। यहीं से इंसेप्शन होता है मेरे मेजरमेंट्स का, या फॉर दैट मैटर मेरे चैप्टर का जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब मेरे को यूनिट तो समझ में आ गई, या फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमने क्या किया है, हमने कुछ क्वांटिटीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया। हमने कहा है कि कुछ क्वांटिटीज हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो फिक्स हैं, और बाकी फिजिक्स में मैं जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ूंगा सब इन्हीं से मिलके बनेंगी।
जो मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका नाम है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो डिसाइड हो गई कि भाई मेरे को इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बाकी सब बनाना है। तो ये मेरा अब स्टैंडर्ड सेट हो गया है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ की यूनिट मैंने मान ली है, फॉर एग्जांपल से मीटर्स कर ली, मास की केजी, टाइम की सेकेंड, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। तो ये मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ये मेरी फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा दीज आर माय फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सभी को याद रखनी पड़ेंगी। अब एक चीज और है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, किसी ने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो इनकी वैल्यूज भी तो, इनके मेजरमेंट्स भी तो प्री डिफाइंड होंगे। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका होमवर्क है। आपको क्लास 11th में ऑब्वियसली यू हैव टू गिव योर एग्जाम्स इन योर कॉलेजेस। तो इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, बाकी सभी बुक्स में। तो यू हैव टू लर्न दोज डेफिनेशंस, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड्स हैं, इन डेफिनेशंस को मैं चेंज नहीं कर सकता, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकता। फाइन, अगर कहीं पर कोई स्टैंडर्ड कोट है तो इट हैज टू बी रिटन इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली। फाइन, इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, एक होती है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। एंगल्स की यूनिट होती है रेडियंस, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपने शुरू कर दी होगी। एंड सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियंस। अब ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज मोर और लेस आप जानते हो। सॉलिड एंगल के बारे में नहीं जानते हो तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आप सभी लोगों ने तरबूज देखा होगा। तरबूज, जो लोग तरबूज बेचते हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कि यहां से तरबूज काट के, एक हिस्सा काट के बाहर निकाले हैं, ठीक। तो तरबूज का ये जो हिस्सा है अपर सरफेस, ये एक सरफेस होगा। ये सरफेस तरबूज के सेंटर पे, जहां से मैंने इसको कट किया है, उस पर जो एंगल सबस्टेंड करेगा दैट विल बी सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल थोड़ा सा नया है आपके लिए। वैसे जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर तो वहां पर हम आपको सॉलिड एंगल के बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए फिजिकली रिलेट करने के लिए मैंने आपको समझा लिया है। वाटरमेलन, तरबूज सभी ने देखा होगा, वेंडर काट के तरबूज रखते हैं ऐसे खोल के, तो जो काट के एक हिस्सा निकालते हैं वो पूरा सॉलिड होता है। सॉलिड है ना, अंदर से तरबूज आपका सॉलिड है। तो वो जो हिस्सा उसने निकाला, उसका जो टॉप सरफेस था, उसने उस सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड किया, दैट इज योर सॉलिड एंगल, राइट। फाइन, चलो अब आपने देखा कि हर फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ एक फंडामेंटल यूनिट एसोसिएटेड है। तो अब यूनिट्स के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं। 4 बेसिक सिस्टम हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस एंड एसआई। ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं मेजरमेंट के। एमकेएस इज मीटर केजी सेकेंड्स, सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस इज फुट पाउंड सेकेंड एंड एसआई इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट एसआई। नॉर्मली हम एसआई स्टैंडर्ड में ही यूनिट्स को लिखते हैं। वो अभी जैसे फोर्स में न्यूटन आ जाता है वगैरह वगैरह, एनर्जी में जूल आ जाता है। तो ये अभी हम जब डायमेंशनल में जाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस में, तो आपको क्लियर होगा। अब बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ने का मोटिव क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ने का मोटिव या फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ने का मोटिव ये है कि फिजिक्स में ड्यूरिंग द कोर्स हम जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलके बनी होंगी। 8वीं कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकती। आप कोई भी फॉर्मूला सोचो, हम अल्टीमेटली उस फॉर्मूले को इन्हीं फॉर्मूलेज में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर फोर्स की बात करें, सबसे कॉमन फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो फंडामेंटल यूनिट है मगर एक्सेलरेशन नहीं है,
तो अभी मैं फर्दर इसको ब्रेक कर सकता हूं. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. अभी मास फंडामेंटल यूनिट है, टाइम फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है. अभी मैं फर्दर वेलोसिटी को कन्वर्ट कर सकता हूं. क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब देखिए, मास फंडामेंटल यूनिट, डिस्प्लेसमेंट लेंथ फंडामेंटल यूनिट, टाइम टाइम फंडामेंटल यूनिट. तो मैंने क्या देखा? मैं फोर्स को ब्रेक कर रहा हूं. कब तक? जब तक वो टूट के फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं आ जाता. फिजिक्स में ऐसी कोई क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है जिनको मैं इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक ना कर सकूं. ये बिल्कुल थंब रूल है और यही मेरा बेसिस भी है डायमेंशनल एनालिसिस का, जो मेरा सेकेंड चैप्टर होगा. राइट? वॉल्यूम की बात करिए, लेंथ इंटू लेंथ, सरफेस टेंशन की बात करिए, टेंशन की बात करिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, मैं अल्टीमेटली उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स में ब्रेक कर सकता हूं. राइट? अच्छा, अब जैसे ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी कुछ सब यूनिट्स भी हैं, तो वो आपने याद रखनी पड़ेंगी. जैसे पार सेकेंड है या लाइट ईयर है, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है. तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस है. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट समझ में आ जाएगा. थ्योरेटिकल पार्ट इज ओवर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसको पढ़ने की जरूरत क्या थी. अब फॉर फाइनल एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट अस डू फ्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, क्वेश्चन सभी बेसिक यूनिटरी मेथड पे ही बेस्ड हैं. ठीक है ना? जनरल कॉमन सेंस है. अभी एज सच कोई फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं है. चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. द क्वेश्चन सेज, इफ एन एटम वर एनलार्ज्ड टू द साइज ऑफ अर्थ, हाउ लार्ज इट्स न्यूक्लियस बी. सो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. ये मेरा एक एटम है, राइट? और एटम के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर एटम एंड दिस इज योर न्यूक्लियस. अब क्वेश्चन कह रहा है, इफ एन एटम वर एनलार्ज्ड टू द साइज ऑफ अर्थ, अगर मैं एटम को बड़ा कर दूं, कितना बड़ा? अर्थ के बराबर. मान लो ये अर्थ है. हाउ लार्ज इट्स न्यूक्लियस बी. तो भाई एटम जैसे जैसे बड़ा होगा, उसी रेशियो में तो उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा. ऐसा तो है नहीं कि कोई डिसप्रपोर्शनेट रेशियो में इंक्रीमेंट होगा. एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, दोनों का साइज फिक्स्ड है. अब जिस रेशियो में मैं एटम को एक्सपैंड कर रहा हूं, उसी रेशियो में तो न्यूक्लियस भी एक्सपैंड हो जाएगा. राइट? तो मैंने एटम को कितना गुना बढ़ाया? एटम का साइज कितना था? 10⁻⁻11 मीटर. इसको मैंने किसके बराबर कर दिया? अर्थ के बराबर. अर्थ कितना है? 10⁻7 मीटर. तो मैंने एटम को कितना गुना बढ़ाया बच्चों? 10⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻11. बेसिक कॉमन सेंस है. दिस इज 10⁻18. तो मैं कह सकता हूं मैंने एटम को 10⁻18 टाइम्स बड़ा कर दिया. तो भाई न्यूक्लियस भी तो 10⁻18 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एटम और न्यूक्लियस का रेशियो तो सेम रहना है. राइट? तो न्यूक्लियस अभी कितना है? 10⁻14. अगर ये 10⁻18 टाइम्स बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 10⁻14 इंटू 10⁻18. दैट मीन्स मेरा साइज ऑफ द न्यूक्लियस किस ऑर्डर का हो जाएगा? 10⁻4 के ऑर्डर का. राइट? बहुत बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आंसर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. ये भी कोई फॉर्मूला बेस नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है, इफ 2 एटॉमिक क्लॉक्स अलाउड टू रन फॉर द होल लाइफ ऑफ एन इंडियन. एक भारतीय है जिसकी पूरी जिंदगी के बराबर मैं 2 क्लॉक्स को चलने दे रहा हूं. डिफर फ्रॉम ईच अदर बाई ओनली 0.2 सेकेंड्स. मतलब जब उस बंदे की डेथ होती है, जब वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करता है, जैसे ही वो पैदा हुआ मैंने 2 क्लॉक स्टार्ट कर दी, C1 C2. उसने पूरी लाइफ जी ली. पूरी लाइफ जीने के बाद जैसे ही उसकी लाइफ खत्म हुई, मैं क्या देखता हूं? C1 और C2 केवल 0.2 सेकेंड से डिफर कर रहे हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 9 बजे मैंने क्लॉक शुरू की थी और 6 बजे बंदा मर गया, तो एक क्लॉक उस समय 6 दिखा रही थी, दूसरी क्लॉक 6:02 सेकेंड दिखा रही थी. दोनों क्लॉक की रीडिंग में 0.2 सेकेंड्स का डिफरेंस आया. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फाइन.
अब कह रहा है कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक इन मेजरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। अगर ऐसा है तो 1 सेकेंड को मेजर करने में कितनी एक्यूरेसी है ये मेरे को कैलकुलेट करके बतानी है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो 1 सेकेंड को मेजर करने में, ध्यान से समझिएगा, 1 सेकेंड को मेजर करने में कितना डिफरेंस आएगा। अच्छा, एवरेज लाइफ मेरे को इंडियन की दी हुई है जो है 60 ईयर्स। 1 सेकेंड में पूरे लाइफ स्पैन के हिसाब से क्लॉक्स में कितना डिफरेंस आना चाहिए? 0.2 डिवाइडेड बाई 60 ईयर्स। एक साल में होते हैं 365 डेज, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। यानी कि सेकेंड्स के हिसाब से इतना डिफरेंस आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा -10 सेकेंड्स। फाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना एक्यूरेसी उसने शो किया तो आप बोलोगे 1 सेकेंड के हिसाब से उसने 10 टू द पावर -10 की एक्यूरेसी शो की। फाइन। 1 सेकेंड के हिसाब से इसने 10 टू द पावर -10 की एक्यूरेसी शो की, या इसको टेक्निकली कह सकते हो 1 in 1 to the power 10। दिस इज द मेजर ऑफ द एक्यूरेसी। राइट। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक यूनिटरी मेथड है। अभी क्वेश्चंस उतना है नहीं इस चैप्टर के, नेक्स्ट चैप्टर से डायमेंशन से क्वेश्चंस बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज फिजिक्स, how do we start studying physics, how the concept of units and measurements came into existence। if you have found the content of the lecture worthy enough, अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर, समझ में आया, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब द चैनल if you are watching the lecture for the very first time, promote the lecture। obviously आपका प्रमोशन, आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स definitely motivate us to come up with more content, better content। Fine. Stay tuned. The next lecture we'll be starting dimensional analysis. Thank you and stay safe.